हाँ बच्चों, जरा चेक करके बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। चेक करके बताइए सब लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? सभी बच्चों के क्या हाल चाल है? देखो, संडे के टेस्ट का सिलेबस तो आपको बता ही दिया है। संडे के टेस्ट का सिलेबस तो आपको बता ही दिया है ना। नमस्ते बेटा, नमस्ते। यस, ओके। बिल्कुल मस्त है। तो सभी बच्चे जरा मुझे ये बताएं, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने संडे का टेस्ट का सिलेबस बताया था कि इस बार माइनर टेस्ट है। माइनर टेस्ट है तो एक चैप्टर दे रहा हूं। माइनर टेस्ट है ना। माइनर टेस्ट है तो एक चैप्टर दे रहा हूं। हैंग कर गया है थोड़ा सा। और वो क्या है? एल्काइल लाइड और एराइल लाइड। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। संडे टेस्ट में सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है क्योंकि माइनर टेस्ट है, 20 क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें फिजिकल का भी दे दूंगा तो मजा नहीं आएगी। मेजर टेस्ट में फिजिकल भी दूंगा, ऑर्गेनिक भी दूंगा। क्रिस कह रहा है कि सर कानपुर आया हूं, कोई पान मसाले की बढ़िया सी दुकान बता दीजिए। बेटा क्रिस, कानपुर की किसी भी दुकान में पान मसाला खा लो, सब बढ़िया ही है। सब बढ़िया ही है ना। वैसे मैं खाता नहीं हूं तो मुझे पता भी नहीं है। वैसे मैं खाता नहीं हूं तो मुझे पता भी नहीं है। चलो आओ, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, लास्ट क्लास में जो आपको मैंने सीट दी थी, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, उसके क्वेश्चन। लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट दी थी उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और फिर आज हम फिनॉल को खत्म करते हैं और ईथर स्टार्ट करते हैं, या ईथर में, है ना। आज हमारा फिनॉल खत्म हो जाएगा, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है। कल मैंने फिनॉल पढ़ाना स्टार्ट किया था और फिनॉल के बारे में बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए थे। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसका एसिडिक नेचर पढ़ाया था, है ना। नाइट्रेशन तक पढ़ा दिया था, हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन दिए थे फिनॉल के, सारे लोग बताएं करके। इन क्वेश्चनों को सभी लोग करो। फिनॉल की रिएक्शन करानी है Br2 ऑब्लिक CCl4। यदि Br2 ले रहे हो और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो क्या होगा? हाइलोजिनेशन सिर्फ आर्थो और पैरा पर होगा, एक बार आर्थो एक बार पैरा। मगर यदि आप पोलर सॉल्वेंट लेते हो और बेस की प्रेजेंस लेते हो तो हाइलोजिनेशन सभी
आर्थो और पैरा लोकेशन पे होगा। जितनी भी आर्थो और पैरा लोकेशन है सब पर होगा। ये देखो CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसलिए ऐसा। अब ये देखो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ये जो है बेस, ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, बात एक ही है, बात एक ही है। NaOH जो होता है रिएक्शन करके ये बनाता है NaBr प्लस NaOBr। तो आप ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही होती है। तो यहां पर क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट है, बेस की प्रेजेंस भी है, तो जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है सब पे Br लगेगा, सब पे Br लगेगा ऐसा। तो A और B सेम नहीं बनेंगे, A अलग बनेगा B अलग बनेगा, तो ये गलत है, ये गलत है। आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा जब ब्रोमीन हो रहा है ना भाई। नाइट्रो कैसे आएगा जब Br है, तो ये भी गलत है। बोथ फॉर्म पिक्रिक एसिड, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना। तो आपको मैंने कल पढ़ाया था, यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट है सिर्फ आर्थो और पैरा पर हेलोजिनेशन होगा, और यदि पोलर सॉल्वेंट है या बेस की प्रेजेंस है Br2 के साथ, तो जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है सब के सब फिल होंगी। अब देखो, विच मॉलिक्यूल डज नॉट रिएक्ट विथ फिनॉल। फिनॉल क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से बहुत वीक बेस रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो सोडियम कार्बोनेट कर लेता है, NaOH कर लेता है, सोडियम हाइड्राइड कर लेता है, ये नहीं कर पाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इतना वीक होता है कि फिनॉल से रिएक्शन नहीं कर पाता है। कल इस पर पूरी डिटेल पढ़ाई है, आधे घंटे कम से कम यही पढ़ाया है। अब देखो ये क्या है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एसाइलेशन है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन। तो ये कार्बोकैटायन बना, ये रीअरेंज होके यहां पे आ जाएगा, ये इस पे लग गया, तो ये आ गया आपका क्यूमीन। ये क्या बन गया, क्यूमीन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन याद है ना सबको, ये देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। यहां पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर सेकेंडरी होगा, फिर यहां ऐड होगा। अब आपने एयर ऑक्सीडेशन कराया है तो आप समझ गए ये कौन सी रिएक्शन है। एयर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी है, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे फिनॉल आएगा और क्या आएगा, एसीटोन आएगा। याद है सबको, हाइड्रोलिसिस कराने पे फिनॉल आएगा, एसीटोन आएगा, है ना। ये यहां पे जाके जुड़ जाएगा और ये लोन पेयर इधर आके एल्कोहल बना देंगे, एक एसीटोन बना देंगे ऐसे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और बेंजीन OH फिनॉल। तो C क्या बनेगा, ये ना, C क्या बनेगा, ये नहीं, C क्या बनेगा, फिनॉल। ये जो है C नहीं है, ये तो B है, ये तो B है। हमसे पूछा जा रहा है C क्या बनेगा। सभी लोग समझ पाए हो कैसे किया मैंने, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कैसे किया। यस सर, प्लीज थोड़ा डर, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हो, तो कंसंट्रेट H2SO4 बेंजीन का क्या करेगा, सल्फोनेशन कर देगा। भाई सल्फोनेशन का रेजेंट कौन होता है, कंसंट्रेट H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4। तो पहले क्या हो गया, बेंजीन का सल्फोनेशन हो गया। अब सल्फोनेशन के बाद आपने क्या डाल रखा है, NaOH ऑब्लिक वाटर। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये गुड लिविंग ग्रुप भी होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और साथ साथ में इसको रिप्लेस भी कर देगा ऐसे। पहले एसिड बेस रिएक्शन करके ये बनाएगा,
क्यों? क्योंकि आपने बेस डाल रखा है सॉल्ट। भाई प्रोटॉन खींच लेगा, तो प्रोटॉन खींच लेगा तो हाइड्रोजन मेटल आ जाएगा, और फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा। ये देखिए, तो बी क्या बनेगा? बी इज फिनॉल, है ना। अब देखो यहां पर इसके पास क्या कोई बेसिक कंडीशन है? नहीं। तो यहां पर क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों? हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहां पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। कल पढ़ाया है, कल पढ़ाया था कि फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। ये देखो ऐसा बनेगा, ऐसा देखो कहीं है? ये तो नहीं है, ये है, ये है ना, बी। थैंक यू बेटा सौरभ। ये देखिए, अब हम लोगों ने कल वाली पीपीटी मतलब वो कर लिया। ये देखिए, तो हम लोगों ने 51 नंबर वो किए, आज हम 52 नंबर पढ़ाएंगे। तो सब लोगों को मैं जो कल पढ़ा रहा था उसी के आगे आज स्टार्ट कर रहा हूं। कल सबको याद है हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देखो कल मैं आपको पढ़ा रहा था कल, यदि सबको याद हो तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। याद है कल हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था सल्फोनेशन, उसी में हम लोगों ने पढ़ा था हेलोजिनेशन, उसी में हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रेशन। 3 हेडिंग पढ़ी थी। अब उसी में आपको और रिएक्शन करके दिखाता हूं। देखो कोल्बे स्मिट रिएक्शन। अब कोल्बे स्मिट रिएक्शन क्या होती है और किस तरह से इसी चीज की रिएक्शन है वो दिखाता हूं। देखो जब आप फिनॉल की रिएक्शन, गौर से देखिए, जब आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये देखिए जब आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, किसकी रिएक्शन करानी है हमें? फिनॉल की। फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस in presence of base, NaOH, KOH कोई ले लो। तो देखो क्या होता है, कैसे होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि ये क्या कर सकता है। अब देखो आप सभी को पता है कि इसके ऊपर पार्शली चार्ज आएगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये हमारा क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से ये आर्थो पैरा पे अटैक नहीं कर पाता है। जबकि हमारा फिनॉल कौन है? आप सबको पता है फिनॉल जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहां पे माइनस करेगा, यहां पे माइनस करेगा, यहां पे माइनस करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहां 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 जुड़ जाना चाहिए, मगर ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। पोलैरिटी की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पे प्लस आ गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमें क्या करना पड़ता है? दोनों में से किसी की रिएक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। अब दोनों में से किसी की भी रिएक्टिव बढ़ाने के तरीके क्या है?
तरीका यह है कि हम फिनॉल को फिनॉक्सी आयन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया फिनॉक्सी आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट कर देते हैं फिनॉक्सी आयन में बेस डाल के। आपने जो NaOH ले रखा है ये किस काम आ रहा है, ये सिर्फ फिनॉक्सी आयन बनाने के काम आ रहा है। ये देखो एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्यों? ये क्या है, बेस, सॉरी ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होके फिनॉक्सी आयन बना। अब जो है अब जो है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो देखो ये जब ऐसे आएंगे तो ये ऐसे आएगा, तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो ये देखो ऐसे अटैक करेगा ऐसे, और ये खुल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा OH आ जाएगा। कहां कहां आएगा OH? आर्थो पे COOH आ जाएगा और पैरा पे COOH आ जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, आर्थो पे करेगा, और कहां करेगा, पैरा पे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, आर्थो पे और पैरा पे। अब जब ये अटैक करेगा तो ऐसे जुड़ेगा, ऐसे ऐसे, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, और प्रोटॉन मिलके ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ये देखो, क्या ये बात समझ पाए? स्मिथ रिएक्शन क्या है? कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में हम क्या डालते हैं, फिनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस का क्या यूज है, क्योंकि जो हमारा CO2 है वो पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमें क्या होता है, तो हमें क्या है, रिएक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, और रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें फिनॉल को फिनॉक्सी आयन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम बेस की प्रेजेंस लेते हैं, वो फिनॉल को फिनॉक्सी आयन में कन्वर्ट करता है, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे ऐड हो जाता है, पैरा पे ऐड हो जाता है। ये देखो आर्थो पे ऐड हो गया, पैरा पे ऐड हो गया। अब देखो इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इन जनरल पैरा वाला मेजर होता है, मगर इसके केस में आर्थो वाला मेजर है और पैरा वाला माइनर है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा क्यों है कि हमारा आर्थो वाला मेजर है, तो वो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से आर्थो वाला हमारा मेजर है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से आर्थो वाला हमारा मेजर है। ये देखो, देखिए ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है और इसके पास कार्बन ऑक्सीजन है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इस तरह से। देखिए ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है और इसके पास ये पोलरिटी है, ये देखो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आर्थो वाला मेजर है, नहीं तो इन जनरल क्या मेजर होता है, पैरा। जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है, पैरा में क्या होती है, दो बल्कि ग्रुप के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वो मेजर बनता है। मगर जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा वहां आर्थो वाला मेजर बनेगा, जैसे ये केस है। तो आर्थो वाला मेजर है और पैरा वाला माइनर है। क्लियर है सबको, क्लियर है? तो स्मिथ रिएक्शन ध्यान रखोगे, फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा जा रही है, तो क्या करोगे, आर्थो और पैरा पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने का मतलब COOH ऐड होना, COOH होना। इसमें बेस क्या कर रहा होता है, बेस हमारा फिनॉल की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा होता है, बेस हमारा फिनॉल की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा होता है, इस तरह से, इस तरह से। बात समझ पाए? अब देखो इसी का एक और एग्जांपल, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, रीमैन टीमैन रिएक्शन, सबने पढ़ रखा है, सबको याद है। अब देखो ये क्या है, इसको बताते हैं, इसको आपको बताते हैं।
कि रीमैन टीमन रिएक्शन होती क्या है। एक्चुअल में वहां पे स्पेलिंग गड़बड़ लिखी है, यदि आप देखो तो देखी इस जगह पे MMM। अब देखो ये रिएक्शन क्या होती है, आप सबको मैं समझाता हूं और बताता हूं, गौर से देखना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो होता क्या है, इसमें फिनॉल की रिएक्शन होती है, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्या है क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यहां पर भी बेस की प्रेजेंस होती है। ये देखो बनता क्या है, बनता है सैलिसल्डिहाइड, ये देखो सैलिसल्डिहाइड बनना है आर्थो वाला, और सैलिसल्डिहाइड पैरा वाला, ये बनता है सेल डिहाइड। अब देखो आपको पढ़ाता हूं, फिनॉल पहले रेजेंट याद रखो, फिनॉल के रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में करने पर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में करने पर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। अब कैसे बनता है, क्यों बनता है, एक एक करके चीजें पढ़ाता हूं और समझाता हूं। देखो बच्चों, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ Cl। क्लोरोफॉर्म क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये देखो, और रीजन क्या है, ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हैलोजन। तीन तीन हैलोजन लगे हैं जिसकी वजह से ये एसिडिक होता है, तुरंत बेस से रिएक्शन कर जाता है और ये बनाता है, ये एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये हो गया, और इसने बनाया ये देखो, ये इसको आप चाहो तो ऐसे करके दिखा सकते हो, ये देखो, और ये इसके लोन पे, ये देखिए। तो क्लोरोफॉर्म एक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, फिनॉल भी एसिड है, तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है क्लोरोफॉर्म की, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, चेक करो। तो क्लोरोफॉर्म पहले रिएक्शन करेगा, नहीं तो फिनॉल भी एसिड है, फिनॉल भी बेस से रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, मगर यदि 100 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के कर रहे हैं तो 2-4 मॉलिक्यूल फिनॉल के करेंगे, क्यों, क्लोरोफॉर्म की पावर ज्यादा है। अब वही है, जैसे आप देखते हो क्या होता है, मान लो किसी को मार के डाल दिया जाए, तो कौवे या चील कौवे कितना मांस खा पाएंगे, थोड़ा खा पाएंगे, मगर जो गिद्ध होता है वो ज्यादा मांस खा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है, उसके पास पावर ज्यादा है। जंगल का रूल देखो, है ना, किसी भी जानवर को मारा गया तो शेर खाता है पहले, क्यों, शेर के पास पावर ज्यादा है, फिर जाके कहीं बाकी जानवर खाते हैं। तो उसी तरह से ये दोनों एसिड है, फिनॉल भी एसिड है, क्लोरोफॉर्म भी एसिड है, तो बेस तो दोनों से रिएक्शन करेगा, मगर पहले वो फिनॉल से पहले वो किससे करेगा, क्लोरोफॉर्म से, क्यों, क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बन गया। अब यार ये तो अनस्टेबल है, क्यों, एनायन है, तो ये क्या करता है, अल्फा एलिमिनेशन करता है, मतलब अपने से हाइड्रोजन निकाल देता है। ये देखो कैसे, गौर सुनो, ये Cl निगेटिव निकल गया, तो Cl निगेटिव निकल गया तो ये न्यूट्रल हो गया, माइनस था 0 हो गया, ऐसे। इसको कहते हैं कार्बीन, क्या नाम बोलते हैं बच्चों, कार्बीन, कार्बीन, ये देखो इसको कहते हैं कार्बीन, और ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन,
कार्बिन, कार्बिन कॉमन नेम है और कितने क्लोरीन लगे हैं? 2, इसीलिए इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। ये देखिए डाइक्लोरोकार्बिन। अब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं जरा गौर समझना। देखो जिस कार्बन पे आप एक ही कार्बन है ना, तो यदि सेम कार्बन से लीव हो रहा हो तो उसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। आपने E2 रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन पढ़ा था। जिस पर लीविंग ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो उसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन, और जहां पर लीविंग ग्रुप लगा होता है वो अल्फा होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ अल्फा वाले से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। इसको क्या बोला जाता है? अल्फा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को अल्फा एलिमिनेशन। और बनता क्या है? कार्बीन, जिसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन है। ये देखो डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बीन एक इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट, मतलब सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, इंटरमीडिएट है। तो फिर से समझो, एसिड बेस रिएक्शन हुई, ठीक है, और ये बना। पूछा जाता है रीमैन टीमैन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो रीमैन टीमैन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? डाइक्लोरोकार्बिन होता है। फिर से सुनो, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रीमैन टीमैन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। क्यों? आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख ही नहीं रहा है, फिनॉल पे अटैक कैसे कराओगे भाई? फिनॉल पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। आपको क्या इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है यहां पे? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मगर ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे अटैक करता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे कैसे अटैक करेगा? देखो वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्टिविटी कम है, तो आपने बेस डाल रखा है, तो बेस यार इससे भी तो रिएक्शन करेगा। बेस क्या है? इससे भी तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। क्यों? ये भी तो भाई हमारा एसिड है, बस डिफरेंस क्या है? वीक एसिड है। डिफरेंस क्या है? ये वीक एसिड है मगर एसिड तो है ही है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन यहां पर भी होगी और हमारा बनेगा फिनॉक्सी आयन, और फिनॉक्सी आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अब क्या होता है, गौर सुनना। अब ये फिनॉक्सी आयन जो होता है, ये देखो, ये जो फिनॉक्सी आयन है, ये इसकी वजह से आर्थो पैरा पे अटैक होता है। कैसे? ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और इस पर करता है कार्बीन अटैक। ये देखो माइनस यहां पे आएगा, माइनस यहां पे आएगा, माइनस यहां पे आएगा, तो ये अटैक करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया जाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, है ना। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा। मैं फिर आपको बता भी दूंगा कि आपको कितनी चीजें याद रखनी है कितनी नहीं। अभी तो मैं पूरी मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूं, पूरी मैकेनिज्म इसलिए कर रहा हूं जैसे इसकी मैकेनिज्म पर कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो, और क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है और एनसीईआरटी में गिवन है। ये देखो, अब इस पर प्रोटॉन लग जाता है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई और ये ऐसे, सॉरी हाइड्रोलिसिस ना होकर रीअरेंजमेंट होता है। कैसा रीअरेंजमेंट होता है बताता हूं। देखो इसके पास हाइड्रोजन भी है, अरे यार बेंजीन के हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, हाँ। अब ये नॉन एरोमेटिक है, चेक करो, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। देखो ये कार्बन sp3 है ना, तो रेजोनेंस नहीं है, तो ये अपने को एरोमेटिक करता है, तो ये वाला बॉन्ड यहां आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है, और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, ये ऐसे बना देता है वापस।
एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। ये देखो ऐसे, ये बना। अब ये सेकंड इंटरमीडिएट है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन इंटरमीडिएट है, रीमर टीमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है। तो ये भी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, ये भी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अब आप इस पर 2 OH का अटैक कराते हो, एक नहीं 2 OH का अटैक कराते हो। क्यों? 2 Cl लगे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। ये देखिए, और 2 OH अनस्टेबल होते हैं एक ही कार्बन पे, तो ये क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं। पानी निकाल देते हैं तो इस तरह से बन जाता है। ये देखिए, वाटर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्यों? अभी तक फिनॉक्सी आयन है, अभी तक ये फिनॉक्सी आयन है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये आता है। ये हमारा सेल्सल्डिहाइड हुआ। जैसे अटैच आर्थो पे हुआ है वैसे ही पैरा पे भी अटैच होगा। जैसे अटैच आपने आर्थो पे किया है वैसे ही पैरा पे भी अटैच होगा। अब बात आई हमें क्या याद रखना है, ये तो इसकी पूरी मैकेनिज्म है, ये तो इसकी पूरी मैकेनिज्म है, मगर अब हमें क्या याद रखना है जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो गौर से जरा चीजों को समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली, रीमन टीमन रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? पहले तो हमें रिएक्शन याद रहे, तो स्टेटमेंट क्या है? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बनता क्या है? तो बच्चों हमारा बनता है सैलिसल्डिहाइड, आर्थो सैलिसल्डिहाइड और पैरा सैलिसल्डिहाइड। इसमें से आर्थो वाला मेजर होता है, पैरा वाला माइनर होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, नाम क्या है? सैलिसल्डिहाइड। अब जरा गौर से पॉइंट समझो। सबसे पहले यह पूछा जाता है रीमर टीमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जरा सारे बच्चे बताओ, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इसका इलेक्ट्रोफाइल है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल दिख नहीं रहा है, आवाज क्रैक हो रही है। अच्छा, CCl4 नहीं होगा, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4 की प्रेजेंस लेंगे, रिएक्शन कराएंगे। अब देखिए, कैफ मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस ना दो, मैकेनिज्म थोड़ी टफ होती है, उनको समझना भी थोड़ा सा टफ होता है, उनको काफी प्रैक्टिस से समझा पड़ता है। आप जिस चीज को मैं ये जो पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस दो। तो देखो, सबसे पहले रीमर टीमर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, याद रखना, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखो, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे करानी है? जब भी रीमर टीमर रिएक्शन हो तो ये बस ध्यान रखो, इसका रेजेंट याद रखो, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक बेस, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक बेस। तो क्या बना देना है आपको? कुछ नहीं, बस ये दिखाना है कि हमें आर्थो पे पैरा पे क्या लगा देना है, ये लगा देना है। हमारा देखो लास्ट वाला इंटरमीडिएट यही बना है ना, सॉरी ये देखिए, ये देखिए CH CH2,
CHCl2 है। इसका मतलब आपको करना क्या है, ये मैं मतलब एक ट्रिक टाइप बता रहा हूं। इसका एक Cl हटा के ये लगा दो, ये देखो, एक Cl हटा के आर्थो पे लगा दो, पैरा पे लगा दो, चेक करो, इनडायरेक्टली यही तो लगाया है। ये देखो, एक Cl हटा के आर्थो पे पैरा पे लगा दिया, और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो बनता है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो बनता है जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो बनता है। ये देखिए, तो आप क्लोरोफॉर्म को ऐसे ब्रेक कर लो, मगर ये ट्रिक है, ऐसे कोई ब्रेक होके नहीं बनता है। बनता कैसे, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो आपको जो जो पूछा जा सकता है वो बता रहा हूं। आपसे पहले पूरी रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो हमेशा ध्यान रखो, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस करने पे आर्थो पैरा सैलिसल्डिहाइड बनता है। आर्थो पे CHO लगता है, पैरा पे CHO लगता है। आर्थो वाला मेजर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, डाइक्लोरोकार्बिन है। इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा, मगर आपको अपनी समझ के फॉर्म में ये याद रखना है, बस ये आ गया, इस पर एडिशन करा दिया, तो ये भी एक इंटरमीडिएट है। ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी क्वेश्चन में बनता है, क्योंकि कभी कभी वो इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं कि रीमर टीमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है। तो ये है ना। अच्छा, अब गौर से देख दो, हाउ मैनी, गौर सुनना, हाउ मैनी NaOH मतलब बेस, हाउ मैनी मोल ऑफ, ओ लिखना पड़ेगा, रुक जाओ बच्चों, हाउ मैनी मोल ऑफ बेस मतलब NaOH रिक्वायर्ड, ये पूछा जाता है कि कितने बेस के मॉलिक्यूल यूज होते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। अब ये सब टफ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इजी में नहीं। ये सब टफ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इजी में नहीं, कि हाउ मैनी मोल ऑफ बेस मतलब NaOH रिक्वायर्ड इन रीमर टीमर रिएक्शन। अब कितने बेस टोटल रिक्वायर्ड होते हैं रीमर टीमर रिएक्शन में, ये पूछा जा रहा है। आपका एक बेस यहां लगा, देखो है, ये देखो बेस यहां यूज हो रहा है, ये देखिए। तो टोटल कितने बेस मॉलिक्यूल लगते हैं, तो टोटल 3 मोल लगते हैं, 3 मोल ऑफ बेस। कितने मोल रिक्वायर्ड होते हैं, 3 मोल। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ये जो आप बना रहे हो, ये इंटरमीडिएट, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है। ये तो हम लोग शॉर्टकट में बच्चों को बता देते हैं, रियलिटी में ये ऐसे होता है। रियलिटी में देखो कैसे होता है, ऐसे अटैक हुआ तो एक Cl हटा, एक OH लग गया, ऐसे ऐसे। जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन पे यदि Cl है तो ये ऐसे आता है और ये ऐसे हट जाता है, और ये फिर ये बनता है, ये ऐसे। तो एक वहां खर्च हुआ, एक ये खर्च हुआ, एक ये खर्च हुआ है, एक ये खर्च हुआ है, एक ये खर्च हुआ है, तो टोटल 3 मोल खर्च होते हैं। वो तो तरीका शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब बच्चों को आसानी से समझाने के लिए, ऐसा कोई बनता नहीं है कि एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया। वो बच्चों के लिए है कि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। रियल मैकेनिज्म ये होती है। अब क्या हमें मैकेनिज्म याद रखनी है, नहीं, आप में से किसी बच्चे को कोई मैकेनिज्म याद नहीं रखनी, मगर बीच बीच की चीजें याद रखनी है। क्यों, क्योंकि यदि टफ क्वेश्चन बना तुम फिर लटकोगे, फिर यही कहोगे अरे बहुत टफ पेपर आया था मैं कर नहीं पाया। इसमें गलती आपकी नहीं है। अरे भाई, मुझे हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, टफ पेपर का भी ध्यान रखना चाहिए, इजी पेपर का भी ध्यान रखना चाहिए, मॉडरेट पेपर का भी ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि यार मान लो टफ आए तो भी हमारा बच्चा कर पाए। ऐसा ना हो कि टफ आया तो पता चला उसको जो पढ़ाया है उस मतलब उसमें डीप चला गया और बच्चे को डीप पढ़ाया ही नहीं गया, बच्चे को डीप पढ़ाया ही नहीं गया। तो ऐसा ना हो,
इसलिए मैं हर एक की मैकेनिज्म बता रहा हूं, मगर उसमें से क्या क्या याद रखोगे ये ध्यान रखना, वही चीज पूछी जाएगी जो मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुमको ऐसे मैकेनिज्म लिख के दे देगा, कुछ नहीं देगा। वो टफ बनाएगा तो कहेगा इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अब बिना मैकेनिज्म के इलेक्ट्रोफाइल किसी को पता ही नहीं है, क्यों? इलेक्ट्रोफाइल सामने दिख ही नहीं रहा है। तो वो टफ क्वेश्चन ही है कि हाँ भाई इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इसका इंटरमीडिएट कौन है, इसमें कितने मोल बेस है यूज होंगे, ये सब टफ ही क्वेश्चन में। सिंपल तो ये है कि भाई ये प्रोडक्ट बनेगा रीमर टीमर का। तो ये चीजें आप इसकी याद रखिएगा, दो चार बातें जो मैंने आपको बताई हैं, है ना, जो मैंने आपको बताई है, तो वो बातें आप याद रखिएगा। हाँ कैसे कैसे क्या है, ठीक है जी। अब इस कार्बिन को कहते क्या है? इस कार्बिन दो तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए तो, क्योंकि कार्बिन आपके सिलेबस में है नहीं। तो देखो ये कार्बिन बोला जाता है सिंगलेट कार्बिन। मान लो कभी पूछ ले तो आप बता दो कि सिंगलेट कार्बिन है, ये सिंगलेट कार्बिन है। ये देखो ये जो कार्बिन है इसको सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। कार्बिन दो तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो मान लो और डीप डीप गया और टफ क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कौन सा कार्बिन है, तो बता देना सिंगलेट कार्बिन है। बस ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में पहले तो आप स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखो कि फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमारा सैलिसल्डिहाइड बनेगा, आर्थोसैलिसल्डिहाइड, पैरासैलिसल्डिहाइड। आर्थोसैलिसल्डिहाइड हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरासैलिसल्डिहाइड माइनर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर होगा। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन है, ठीक है। इसमें कितने मोल बेस यूज होंगे? 3 मोल बेस यूज होंगे। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। आप में से किसी भी बच्चे को ये मैकेनिज्म नहीं याद रखनी, ये सब मैकेनिज्म नहीं याद रखनी, मगर हाँ आपकी नोटबुक में रहे, जैसे सरसरी निगाहों में आपके दिमाग में हल्का फुल्का फीड हो कि मान लो उस पर कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। क्यों? क्योंकि हल्का फुल्का फीड है दिमाग में, आपको याद होगा कि नहीं यार सर ने ऐसा ऐसा कुछ बताया था, उतने से क्वेश्चन निकल आएगा, उतने से क्वेश्चन आपका निकल आएगा। अब देखो इसी में एक केस और होता है, इसी में एक केस और होता है, वो होता है सिर्फ कोल्बे। ध्यान रखना, इसको कहते हैं सिर्फ कोल्बे रिएक्शन। ये कोल्बे स्मिथ नहीं है, सिर्फ कोल्बे है। यदि आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बनेगा? ये देखो, अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि 4 हेलोजन लगे हैं। माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, बहुत सारा प्लस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल यदि वीक है तो अटैक कर नहीं पाएगा, तो पहले हमें इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। तो हमने बेस की प्रेजेंस ले रखी है, तो बेंजीन ने इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी और इसको फिनॉक्सी आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये अटैक कर पाएगा इस पे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अब अटैक कर पाएगा। क्यों? रिएक्टिविटी बढ़ गई है। ये देखो, तो यहां से ऐसे, अब एक Cl हट जाएगा, अब यहां पे 3 बार OH आएगा। क्यों? 3 Cl लगे, ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब यहां पे 3 OH आएंगे और 3 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या निकाल देंगे? वाटर। तो जब वाटर निकाल देंगे तो ये बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड। ये क्या बनाएंगे? सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे। ये देखो भाई, वाटर निकाल दोगे तो ये बचेगा ना, देखो वाटर रिमूव करो,
तो ये COOH, COOH, ये देखो, ये देखो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो CCl4 की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड बनेगा। CCl4 की प्रेजेंस में क्या है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब आप इसको ध्यान कैसे रखोगे, बस ऐसे ध्यान रखो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है इन जनरल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऐड होना है, ये ऐड हो गया, 3 OH आ गए, और 3 OH से वाटर निकालोगे तो COOH आएगा, 3 OH से वाटर निकालने पे COOH आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल पूरा मॉलिक्यूल है CCl4। क्वेश्चन में आए तो इलेक्ट्रोफाइल ये लिखना, ये अपने जानने के लिए है कि इसको चिपकाना कैसे है, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल CCl4 है, ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा मत छाप दीजिएगा कि पूछा जाए इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है तो तुम कुछ और बता दो। ये इलेक्ट्रोफाइल है। बेस क्या कर रहा है, बेस फिनॉल की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बेस फिनॉल की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, एसिड बेस रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो ये सब रिएक्शन वही है, मगर इनमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना टफ है। अच्छा, क्या आर्थो बनेगा, पैरा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बच्चों, क्या पैरा भी बनेगा कि सिर्फ आर्थो वाला बनेगा? तो पैरा भी बनेगा, आर्थो के साथ पैरा भी बनेगा। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल है, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जाएगा तो पैरा पे भी तो जाएगा, तो प्रोडक्ट पैरा भी बनेगा। मेजर हमारा आर्थो वाला होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बनेंगे दोनों, ध्यान रखिएगा, आर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। आर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, संकल्प बिल्कुल सही है, मगर मेजर कौन सा होगा, ये होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो CCl4 से कराओगे तो बिल्कुल वही है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐड हो जाएगा और फिर हाइड्रोलिसिस होकर ये आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी ये। ठीक है, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, अब एक और देखो बच्चों, ये देखो, ये सारी रिएक्शन मुझे बतानी थी, इलेक्ट्रोफाइल की है, रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, एस्प्रिन कैसे बनाया जाता है बताओ। देखो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, ऐसे सर लिखने दो। अच्छा लो, लिखो लिखो, लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, लिखो लिखो। पढ़ाया जाए भाई। देखो अब हम किसको बनाने जा रहे हैं, एस्प्रिन। इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, एस्प्रिन। देखो ये कैसे बनता है बताता हूं।
पहले तुम इसका फार्मूला देख लो। सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। एक चीज याद रख लो, सैलिसिलिक एसिड, ये देखो हमारा सैलिसिलिक एसिड है। अब यहां से हाइड्रोजन हटा दो और इसकी जगह एसिटाइल ग्रुप लगा दो। हाइड्रोजन हटा के एसिटाइल ग्रुप लगा दो। ये देखो एसिटाइल ग्रुप लग गया। ये इसको कहते हैं एसिप्रिन, एस्प्रिन। यहां पे आई नहीं आएगा, ऐसे होता है। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? देखो एसिटाइल, इसको ही कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एसिटाइल हो गया सैलिसिलिक एसिड, इसी को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब हमें ये बनाना है, अब ये बनाना है तो आप बताओ फिनॉल पे हम क्या कर दें? एसाइलेशन कर दें। कैसे? देखो आपके पास सैलिसिलिक एसिड पहले ही बन चुका है। अब सैलिसिलिक एसिड बन गया है तो आप क्या करो, देखना अभी आपने क्या कर दिया, ये कर दिया इसके न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। अब ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा यहां पे इलेक्ट्रोफाइल पे, ये बाहर चला गया। तो जैसे ही ये बाहर चला गया Cl, तो यही तो बना। देखो ये देखो Cl की जगह पे लग गया इतना बड़ा ग्रुप, और हमारा HCl बाहर आ गया। ये देखो, और इसी को आप क्या कहते हो? एस्प्रिन कहते हो। ये देखो कैब। अच्छा, तो ये बात समझ पाए? तो एस्प्रिन ऐसे बनता है। ये देखिए, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि एस्प्रिन कौन है, तो इसको भी ध्यान रखिए। अब लास्ट एंड फाइनल अपना ये खत्म। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ओए देखिए बच्चों, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे करोगे? देखो फिनॉल का कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पावरफुल ऑक्सीडेशन होता है। पावरफुल का मतलब एजेंट की प्रेजेंस में जबरदस्ती कराना। देखिए दो तरह, दो आप ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, यदि फिनॉल का ऑक्सीडेशन एसिडिक K2Cr2O7 के साथ किया जा रहा है, या इसी का दूसरा साल्ट ले लो। आपको मैंने बताया था कि यदि आप K2Cr2O7 लो या Na2Cr2O7 लो, रिएक्शन कौन करता है? डाइक्रोमेट आयन। एस ब्लॉक के कटायन निकम्मे होते हैं, सिर्फ बैलेंसी पूरी करने के लिए लिए जाते हैं। गौर सुनना, एस ब्लॉक के कटायन निकम्मे हैं और एस ब्लॉक का मेटल उतना ही कामकाजी है। मतलब वो इतना तेज होता है कि रुकता ही नहीं है, हवा पानी रिएक्शन कर जाता है। तो एस ब्लॉक का मेटल बहुत कामकाजी है, मतलब वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको छुपा छुपा के रखना पड़ता है कि किसी को दिख ना पाए। हवा को दिखा तो हवा रिएक्शन कर गई, पानी को दिखा पानी रिएक्शन कर गया, तो हम उसको छुपा छुपा के मिट्टी के तेल में, कैरोसिन ऑयल में, वैक्स में, मतलब मोम में छुपा छुपा के रखते हैं। और उसका कटायन उतना ही निकम्मा होता है, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, सिर्फ बैलेंसी पूरी करने के काम में आता है कटायन।
तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन इससे करते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पैराक्यूनोन में। ये देखो ऐसा, इसको बोलते हैं पैरा बेंजो क्यूनोन। और जब इसको V2O5 के साथ हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इसमें। ये देखो, इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड, ये देखो ऐसे। तो यदि K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहा है तो पैराक्यूनोन बनेगा। V2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहा है तो क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल। बच्चों ने कहा लास्ट एंड फाइनल, अभी आपने कहा था टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट कैसे करोगे कि ये फिनॉल ही है? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि फिनॉल का टेस्ट कैसे किया जाएगा? बोलिए, फिनॉल का टेस्ट कैसे करोगे? देखो, फिनॉल का टेस्ट कैसे किया जाता है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से कराते हैं तो ये क्या करता है? पिंक कलर बनाता है, पिंक कलर शो करता है। और ये जो पिंक कलर आता है इसका आता है, इस तरह से कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, इस तरह का कंपाउंड होता है, उसका पिंक कलर आता है। तो ये पिंक कलर का जो कंपाउंड बनता है इसकी वजह से फिनॉल का टेस्ट मिलता है। तो फिनॉल का टेस्ट के लिए हम लोग डालते हैं FeCl3, FeCl3 का न्यूट्रल सोल्यूशन। ये देखो, तो देखो पूरा फिनॉल मैंने आपको पढ़ा दिया है जो भी बचा हुआ था, इससे पहले मैंने बाकी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं ईथर की। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? ईथर। अब मुझे कोई बच्चा बताए ईथर के बारे में, तो गौर से सुनो पहले ईथर के बारे में कि ईथर होता क्या है, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखो बच्चों, ईथर के बारे में सबसे पहले बताता हूं कि ईथर आता कहां से। ये देखिए, यदि हम अल्कोहल का OH, यदि हम अल्कोहल का H रिप्लेस कर दें बाई एल्काइल ग्रुप इससे, तो बच्चों क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। ये देखो, तो हमें ईथर फॉर्म होता है ऐसे ROR। तो ईथर का जर्नल फॉर्म होता है ROR। ये देखिए, जैसे ये देखो, पहला ईथर, सबसे छोटा ईथर, डाई मिथाइल ईथर। डाई, दो मिथाइल है ना, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। दो मिथाइल है, एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल। ईथर की दो वैलेंसी फ्री है, एक ये, तो एक में भी इथाइल दूसरे में भी इथाइल, डाई मिथाइल ईथर। अब मान लो एक में मिथाइल लगाओ एक में इथाइल लगाओ, तो इथाइल पहले अल्फाबेटिकल लिखेंगे, ई पहले आता है, इथाइल मिथाइल ईथर।
इथाइल मिथाइल ईथर। ये देखो, ये एलिफैटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर जैसे ये देखो, बेंजीन के ऊपर OCH3, एक तरफ बेंजीन लगा दिया, इसी में एक तरफ आपने बेंजीन लगा दिया, इसका कॉमन नेम होता है एनिसॉल। बेंजीन के ऊपर OCH3 एनिसॉल। ये देखो, वैसे क्या होगा, फिनाइल मिथाइल ईथर, एक तरफ फिनाइल है एक तरफ मिथाइल है। ये देखो, फिनाइल मिथाइल ईथर, एक तरफ फिनाइल है एक तरफ इथाइल है। ये देखिए, फिनाइल मिथाइल ईथर। ये हमारा ईथर का कुछ पार्ट। जैसे आपको ध्यान है कि हाँ भाई ईथर होता क्या है, तो जो फार्मूले यूज हो सकते हैं वो मैंने लिखे हैं, जनरली यही यूज होते हैं। अब जरा यार इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। इसको बच्चों बनाया कैसे जाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, है ना। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईथर। अब ईथर कैसे कैसे बना सकते हो, इसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन वाली स्लाइड लिखना है। चलो भाई, ऑक्सीडेशन वाली स्लाइड एक बच्चे को लिखनी रह गई है, दिखा देता हूं यार। ये लो, ऑक्सीडेशन वाली स्लाइड लिख लो। अब ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ बाकी सारे बच्चे। ROR बनाना है, बताओ कैसे कैसे बना सकते हो। सारी रिएक्शन पीछे पढ़ा रखी हैं एक्सेप्ट एक रिएक्शन के, वो नेम रिएक्शन है, और सबसे पहले वही पढ़ाऊंगा। एक डाउट बता दो, हसन पूछो बेटा, हसन तब तक तुम डाउट भी पूछ लो। ब्राउन कलर नहीं आएगा क्या टेस्ट में? पिंक कलर का जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तभी वो पर्पल और ब्राउन कलर देता है ना। कौन सी फास्ट EAS देगा? एनिलीन टू ES सर, एनिलीन और क्लोरोबेंजीन में से एनिलीन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट देगा इन कंपेयर क्लोरोबेंजीन। हसन, एनिलीन जो है क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट देगा। एक बार बेटा मैकेनिज्म ज्यादा याद नहीं रखनी है, बस एक बार हल्का सा बस दिमाग में रहे, मैकेनिज्म सिर्फ दिमाग में रहे, बस ज्यादा उस पर याद नहीं रखना है मैकेनिज्म। हाँ, जिसकी मैकेनिज्म कहे उसकी याद रखनी है। आ जाओ, अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो है वो ये है, नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी है, और यही मेन है, मतलब यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसको हम सब लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखो क्या है, विलियम सन सिंथेसिस। ये क्या होती है जरा इस पर समझिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी की है, तो खूब पेपर में आती है। विलियमसन सिंथेसिस कैसे करना है बताता हूं। देखो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, यदि आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो? एथा ऑक्साइड के साथ, एल्कोऑक्साइड के साथ, एल्कोऑक्साइड का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। ये देखो ऐसे, तो हमारे पास बनता है ईथर और ETC, मतलब और भी प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे।
अब एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाता हूं। देखो ये अल्कोहल है, ये अब यदि मैं अल्कोहल का हाइड्रोजन निकाल दूं किसी तरह से तो ये बनेगा, इसको अल्कोहल कहा जाता है, कॉमन नेम। इसको अल्को ऑक्साइड कहा जाता है। अब यहां पे मान लो हम R की जगह C2H5 रख दें ऐसे, तो इसको क्या कह दोगे, एथा ऑक्साइड। R की जगह CH3 रख दें तो मेथा ऑक्साइड ऐसे। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, मतलब इसके बारे में वो क्या है, गौर सुनना सब लोग, डरना नहीं यार। ये जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस भी है, क्यों, सी ओ पे निगेटिव है। ओ पे निगेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, क्यों, ओ पे निगेटिव है। तो ये बहुत खतरनाक प्राणी है। क्यों, क्योंकि यार चेक करो, ओ पे निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ओ पे निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ओ पे निगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ओ पे निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। और ये अल्काइल हैलाइड है। ये क्या लिखा है, ये अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन तुम इससे करा रहे हो और इसके पास दो नेचर है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। देख लो, पहले इसके नेचर पढ़ लो कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, क्यों, ओ पे निगेटिव है, ओ पे निगेटिव है। अच्छा, यदि ये बल्कि हुआ, यदि ये बल्कि हुआ, बल्कि हुआ, यदि ये बल्कि है तो ध्यान रखना ये काम करेगा मेनली स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, मेनली स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस में बगल से हाइड्रोजन निकलता है। यदि ये बल्कि है तो काम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। ये देखो, ये देखिए, यदि ये बल्कि है तो ध्यान रखना काम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। नोट है वो दोनों, मगर बल्कि होने पर क्या होता है, बगल से हाइड्रोजन खींचना इजी हो जाता है। अब मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया, गौर सुनो, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल दो तो वो अल्को ऑक्साइड बोला जाता है, कॉमन नेम। अल्को ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि होने पर बेस की तरह वो ज्यादा बिहेव करता है। इतना पढ़ाया अभी तक। अब देखो इस रिएक्शन को समझो जरा, विल्मिंसन रिएक्शन को। आपने ले लिया कोई अल्काइल हैलाइड, ये देखो, ये देखिए, आपने इसमें डाल दिया एथा ऑक्साइड, ये देखिए, सोडियम मेथा ऑक्साइड डाल दिया, ये देखिए, ये क्या है, सोडियम मेथा ऑक्साइड। अब यहां पे क्या होगा, अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 भी करता है, अल्काइल हैलाइड E1 E2 भी करता है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा क्या होगा, या तो SN2 होगी या E2 होगी। स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, SN2 या E2। अब ये प्राइमरी है तो प्राइमरी में क्या करेगा, गौर से देखो, मैं और अभी लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, जरा समझो, कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। यदि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो यार SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है, और टर्सरी हैलाइड है तो E2 रिएक्शन होगी। क्यों, E2 रिएक्शन का ऑर्डर ये होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और SN1 रिएक्शन का ऑर्डर ये होता है, ये देखो, तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों है तो यार ये SN2 भी कर सकता है और E2 भी कर सकता है। यदि ये वाला बिहेवियर हुआ तो E2 होगी और ये वाला बिहेवियर हुआ तो SN2 होगी। तो कब आप SN2 कराओगे, कब E2 कराओगे, यदि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 कराओ, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1 कराओ, E2 कराओ। इतनी बात समझ गए।
टर्सरी है तो E2 कराओगे, प्राइमरी है तो SN2 कराओगे। प्राइमरी है तो क्या कराओगे, SN2। SN2 में क्या बनेगा, ईथर। क्यों, देखो अब ये SN2 होगी तो ईथर बनेगा, बैक से अटैक मारेगा बाहर, सॉरी ये देखो बैक से अटैक मारा बाहर, ये आ गया NaBr, ये आ गया, ये देखो बैक से अटैक किया बाहर है, ये देखिए इसमें क्या बनेगा, बताते जाओ सब लोग, सब लोग बताएं, ईथर बनेगा कि क्या बनेगा। ये देखिए मैकेनिज्म क्या होगी, SN2, क्यों, प्राइमरी है, ईथर बनेगा। ये देखिए, अच्छा अब देखो जरा, अब ये देखो, अब बताओ क्या बनेगा, अब बताइए क्या बनेगा। देखो ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, अब बताओ क्या बनाओगे। तो टर्सरी की केस में क्या बनाते हैं, एल्कीन, क्यों, E2 होती है, तो भाई अल्फा बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो यार ये एल्कीन आ जाएगा। अब मेजर प्रोडक्ट एल्कीन है, क्यों, क्योंकि टर्सरी में एल्कीन का डोमिनेशन होगा, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और अल्काइल हाइड है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, E2 की भी और SN2 की भी। टर्सरी है तो E2 करके एल्कीन बनाना, प्राइमरी है तो SN1 करके SN2 करके ईथर बनाना। ये देखो, अच्छा अब गौर से एक एक करके मैं बात समझाता जाऊंगा, सुनते जाना, नोट डाल डाल के समझाता जाऊंगा, नोट डाल डाल के समझाता जाऊंगा, है ना। यदि बल्कि बल्कि एथॉक्साइड हो, बल्कि एल्कोक्साइड हो, बल्कि एल्कोक्साइड हो तो क्या करोगे, E2 कराओगे, E2 कराओगे मतलब एल्कीन फॉर्म होगा, क्योंकि बल्कि होने पर क्या है, वो बगल से हाइड्रोजन निकालना प्रीफर करता है, एज ए बेस काम करता है। तो यदि ये बल्कि है तो बल्कि होने पर ये क्या करता है, बेस की तरह काम करता है, बेस वाला बिहेवियर डोमिनेट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का बिहेवियर क्या होता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, अब मैं आपको करके दे रहा हूं, डरना नहीं। देखिए जैसे देखो ये प्राइमरी है, चेक करो, मगर ये एथा ऑक्साइड जरा चेक करो आप अपना, एथा ऑक्साइड कैसा है, बल्कि, चेक करो, ये बल्कि एथा ऑक्साइड है, और बल्कि है तो प्राइमरी है, फिर भी क्या कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि ये बल्कि है, तो डोमिनेशन E2 का हो रहा है और बनना है मेजर प्रोडक्ट क्या, ये। अच्छा यहां पर कभी कभी बच्चे भूल कर जाते हैं, उनका फोकस एल्कीन पे होता है, मगर वो क्वेश्चन बना रहा होता है इसके बाई प्रोडक्ट पे। जब ये बेस है तो ये प्रोटॉन गेन करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा तो ये अल्कोहल में चेंज होगा, ये देखो, तो यार अल्कोहल भी एक मस्त कंपाउंड है, तो ध्यान रखना, जब एल्कीन बनेगा तो बाई प्रोडक्ट अल्कोहल बनना है, बाई प्रोडक्ट इसका क्या बनना है, अल्कोहल, तो वो हो सकता है अल्कोहल पे क्वेश्चन बना रहा हो, हमारा फोकस एल्कीन पे रहता है और प्रोडक्ट अल्कोहल बनना है, यहां पर भी अल्कोहल बनेगा, क्यों भाई, ये बेस है, प्रोटॉन गेन करेगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा ना, ये देखो,
तो यदि बल्की बेस हो तो चाहे जैसी सिचुएशन हो आप एल्कीन बनाओ, बल्की बेस है तो चाहे जैसी सिचुएशन हो आप एल्कीन बनाओ। आप क्या बनाओगे? एल्कीन। इतनी बात सबको पहले समझ में आई कि यदि बल्की होगा तो हम क्या बनाएंगे? एल्कीन। ये देखो E2 रिएक्शन देखें, ये देखिए बल्की होगा तो हम क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। ठीक है, नोट नंबर नेक्स्ट, इसको देखो, ये देखिए बल्की है तो हम क्या बनाएंगे? एल्कीन। इस तरह से हमें बल्कि मिला नहीं कि मैंने एल्कीन बनाया नहीं। अब देखो इतनी बात तो डिसाइड हो गई कि प्राइमरी वाला क्या दे रहा है? ईथर। सेकेंडरी वाला टर्सरी वाला क्या दे रहा है? एल्कीन। बल्की बेस है तो क्या मिल रहा है? एल्कीन। अब सेकेंडरी में ईथर कब मिलेगा? देखो गौर सुनना, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन का अल्काइल हाइड है, सॉरी 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्काइल है। देखो 3 कार्बन का सबसे छोटा सेकेंडरी अल्काइल हाइड होगा तो ये देता है SN2 डोमिनेशन, SN2। मगर यदि आप कार्बन बढ़ाते चले जाओगे तो बल्कनेस बढ़ती चली जाएगी, और बल्कनेस बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो कहां चला जाएगा? E2 में चला जाएगा, E2 का डोमिनेशन होने लगेगा। यदि आप बल्कनेस बढ़ाते जाओगे तो वो E2 का डोमिनेशन होने लगेगा। ये देखिए, ये देखिए यदि 3 कार्बन का है तो नॉर्मल है, SN2 कराओ। मगर 4 5 6 कार्बन का है तो फिर E2 करेगा। क्यों? क्योंकि बल्कनेस ज्यादा है। जैसे ये देखो, ये हमारा 3 कार्बन का अल्काइल हाइड है, सेकेंडरी है, देखो 1 2 3, और मैंने इसमें डाला है एथॉक्साइड ऐसे। अब ये वाला चेक करो यार, ये हमारा 4 कार्बन का है। अब बल्कनेस बढ़ रही है ना दोनों तरफ से, और बल्कनेस बढ़ रही है तो बैक पे अटैक करना टफ हो जाएगा, बैक पे अटैक करना टफ हो जाएगा। तो यहां तो बनेगा ईथर, ये देखिए SN2 करेगा। अब हमारी बल्कनेस बढ़ गई है तो E2 वाला प्रोडक्ट डोमिनेट करने लगेगा और ये ऐसा बनाएगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ये देखो यहां ये अल्फा बीटा बीटा, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला बनाएगा इसलिए यहां से निकाल देगा। तो यदि हमारा सेकेंडरी अल्काइल हाइड है, नॉर्मल सेकेंडरी अल्काइल हाइड, तो आप बच्चों क्या करा दो? SN2 करा दो। मगर 4 5 कार्बन का है तो E2 करा दो। तो अब देखो हमारी सारी कैटेगरी हो गई, प्राइमरी है SN2, टर्सरी है E2, बल्की बेस है E2, सेकेंडरी है और 3 कार्बन का है SN2, 4 5 6 कार्बन का है E2। सारी कैटेगरी मैंने कवर कर दी है, जैसे आपको कंफ्यूजन न रहे कि यार हम E2 कराएं कि SN2 कराएं, सब लिख दिया है। 3 कार्बन का है SN2, 4 कार्बन का है E2, बल्कि है E2, बल्कि है E2, चाहे जैसी सिचुएशन हो, है ना? क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? भाई देखो मैंने क्या क्या बताया है सुन लो। मैंने कहा एथो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कब क्या करेगा? तो मैंने आपको बताया कि टर्सरी है E2 कराओ, प्राइमरी है SN2 कराओ, बल्की बेस है E2 कराओ। अब बचा सेकेंडरी, सेकेंडरी है 3 कार्बन का SN2 कराओ, 4 5 6 कार्बन का है तो E2 कराओ। इतनी बात मैंने आपको पढ़ा दी।
इतनी बात मैंने आपको पढ़ा दी। अब जरा गौर से सुनो, अब जरा गौर सुनिए। नोट, नोट नंबर नेक्स्ट। देखो, यदि कहीं पर डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन अटैच है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी में ये क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पार्सली डबल बॉन्डेड होगा। ये डीलोकलाइज हो रहा है तो ये ऐसे है, जिसकी वजह से ये पार्सली डबल बॉन्ड है। तो ना तो आसानी से ये एलिमिनेशन करेगा ना सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये क्या है, नॉट लीव। तो ये लीव नहीं होगा, ये लीव नहीं होगा। तो बच्चों ने कहा सर आपने ये बताया क्यों? मैंने कहा मैंने इसलिए बताया कि वो तुमको ऐसे भी फंसा सकता है। देखना, डरना नहीं। कोई भी बच्चा ना डरेगा। ये देखो, अब आप जरा समझना, मैंने डाल दिया। अब कोई एक हैलोजन निकालना है तो अब आप जोश जोश में क्या करोगे, इसको निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। मगर इसमें रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। देखो, तो ये निकलेगा। कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ऊपर से रेजोनेंस हो रहा है। तो क्या बनाओगे, एल्कीन बनाओगे। तो आप क्या बनाओगे, ऐसा एल्कीन बनाओगे जिससे रेजोनेंस मिले। भाई एल्कीन क्यों बना रहे हैं, समझ में आ रहा है कि मार खाओगे तभी समझ में आएगा। एल्कीन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी है और 4 कार्बन है और साथ साथ में रेजोनेंस भी है। देखो रेजोनेंस भी आ रहा है। अच्छा, इसी चीज को मैंने ऐसे कर दिया, डरना नहीं। ये लो, अब मैंने इस बार ये कर दिया। अब मैंने कहा लो भाई बताओ क्या बनाओगे। ये लो, तो अब इन दोनों में से किसको निकालोगे, प्राइमरी है, 1 2 3, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी। अच्छा 2 ही कार्बन है, सॉरी, एक कार्बन ये एक कार्बन ये। तो ये प्रेफर करोगे ना, Br वाला, आई वाला, आई प्रीफर करोगे। क्यों? बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब यहां कहीं पार्सली डबल बॉन्ड का करेक्टर है नहीं, तो ये क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है इन कंपेयर टू वो। अब वहां पार्सली डबल बॉन्ड का करेक्टर था, यहां पार्सली डबल बॉन्ड का करेक्टर है नहीं, और ये प्राइमरी एल्काइल हाइड है विदाउट रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, एक कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, तो जरा देख लेना कि कौन सा हमें करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन में फंसाया जाएगा, और इसीलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी सिचुएशन बता रहा हूं जैसे हम लोगों से गलतियां ना हो। अब देखो, मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आंसर बताइएगा। मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आंसर बताइएगा सब लोग, ठीक है? हम्म, अच्छे से देखिए, थोड़ा दूर से क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, ठीक है? कोई रोना धोना नहीं, थोड़ा दूर से क्वेश्चन चालू हो रहा है। बताओ, सीज है।
बताइए। अब देखिए पहले क्या हो रहा है, वाटर का एडिशन। तो भाई वाटर का एडिशन सिमेट्रिकल है, चाहे जिसको H दे दो चाहे जिसको O दे दो। तो ये लो अल्कोहल बन गया। अब एसिड बेस रिएक्शन हो गई, क्यों, ये बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिड बेस रिएक्शन हुई तो ये एथा ऑक्साइड बन गया। NH2 निगेटिव क्या है, बेस है। NH2 निगेटिव क्या है, बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये देखो, तो एथा ऑक्साइड बन गया। अब ये क्या है, ये CH3 भी आ रही है, एथा ऑक्साइड है, बैक से अटैक मारा, प्राइमरी है ना, बैक से अटैक मारा और इस तरह का ईथर बन गया। इस तरह का ईथर बन गया, ये देखो है। ये देखो भाई, ये एथा ऑक्साइड बन गया। अब ये क्या है, विल्मिंसन सिंथेसिस होनी है, बैक से अटैक मार के बाहर कर दिया, और वो प्राइमरी है इसलिए क्या बनना है, SN2 कर रहा है। वो प्राइमरी है इसलिए SN2 कर रहा है। अब यहीं पे हम ये लिख देते, देखो यहां पे हम यदि ऐसे लिख देते, ये देखो यदि हम ऐसे लिख देते हैं तो क्या होता, ये प्रोडक्ट आता, एल्कीन बनता। क्यों, क्योंकि टर्सरी अल्काइलाइड है, एलिमिनेशन करेगा, क्योंकि इसके पास तो दो नेचर है ना, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो टर्सरी के केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, प्राइमरी के केस में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। है, अच्छा एक और बनाओ। सॉरी, एनिसॉल, एनिसॉल बनाते हैं। एनिसॉल का मतलब फिनाइल मिथाइल ईथर। कैसे बनाते हैं, आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे मैं नहीं, मैं तो सिर्फ देखूंगा। देखो आपका काम है करना, आप बताओ कैसे बनेगा, क्या बनेगा। अब एक कार्बन पे एलिमिनेशन तो नहीं करा पाओगे, बताओ क्या बनेगा, बताओ भाई सब लोग। अब ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो क्या आ गया, फिनॉक्सी आयन। अब फिनॉक्सी आयन क्या करेगा, ये भाई फिनॉक्सी आयन क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक कर देगा। अब बैक से अटैक कर दिया तो क्या बन गया, ये, इसी को तो एनिसॉल कहते हैं, इसी को एनिसॉल कहते हैं या एरोमेटिक ईथर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एनिसॉल कहते हैं, एरोमेटिक ईथर कहते हैं। है, तो एनिसॉल भी बना दिया आपका। अब देखिए एक और, एल्कोहल एल्कोहल टू ईथर। अब अल्कोहल से ईथर बनाते हैं, सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है। ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिवन ईथर। देखो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ईथर देगा, कैसे देगा ये भी सुन लो, गौर से देखो। जैसे ये देखो कब कब क्या क्या होगा,
ये हमारा अल्कोहल है। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 में डिफरेंस है। अल्कोहल की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करा रहे हैं। तो पहले मैं एक बार डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 के बारे में बता देता हूं। कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब है ओनली H2SO4, इसमें पानी नहीं पड़ा है। पानी ना पड़े होने की वजह से इसका आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है और ये ऐसे आयोनाइज होता है, ये देखो इस तरह से। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज भी है, ये देखिए। और डाइल्यूट H2SO4 जो होता है वो इस तरह से ब्रेक होता है, 100% ब्रेक होता है। और इसके चारों ओर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों ओर आ गए ऐसे। तो ये क्या होता है, बल्की हो जाता है। और बल्की हो जाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाता है। तो देखो जब ये बल्की हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। यदि आप डाइल्यूट ले लेते हो, कंसंट्रेट लेते हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब होता क्या है, जरा गौर समझो। आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये देखो ऐसे। आपने मान लो इसकी रिएक्शन टेम्परेचर बेस्ड है, आपने इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ बहुत लो टेम्परेचर पे की, मतलब वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये बनाता है ऐसे। ये ऐसे क्यों, गौर से सुनो भाई। इस पर प्रोटॉन का अटैक हो गया, तो ये ऐसे आ गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर गया और ये बाहर चला गया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। मगर यदि आप टेम्परेचर ज्यादा कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो 140 डिग्री की सेंटीग्रेड के आसपास, तो क्या होता है, इसकी जगह पे अल्कोहल अटैक करता है। अल्कोहल भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो अल्कोहल भी तो न्यूक्लियोफाइल है। और जब अल्कोहल अटैक करेगा तो ईथर बनेगा, CH3CH2O C2H5। तो जब अल्कोहल अटैक करेगा तो ईथर बनेगा, ये देखिए ईथर बनता है। और यदि टेम्परेचर और ज्यादा कर देते हो तो फिर ये एलिमिनेशन कर लेता है, तो फिर ये एल्कीन बना देता है। ज्यादा टेम्परेचर पर यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है बीटा से और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ करेगा प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल हमेशा एल्कीन बनाएंगे, सेकेंडरी टर्सरी हमेशा एल्कीन बनाएंगे, ध्यान रखिए। प्राइमरी हमारा ये बनाता है, अब इसकी जगह मान लो सेकेंडरी टर्सरी हो तो वो एल्कीन ही बनाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल
एंड टर्सरी अल्कोहल फॉर्म एल्कीन, वो एल्कीन ही बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ये काम करता है, उसमें से इथाइल अल्कोहल की मेन रिएक्शन है ये। इथाइल अल्कोहल जो होता है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बना लेता है, 140 पर ईथर बनाता है, उससे ऊपर एल्कीन बनाता है। हाँ, एक बार रिपीट कर दो, रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लेक्चर का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। अरे रंजन, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर दे चुका हूं और अपलोड भी हो चुका है, बच्चे देख भी चुके हैं। वो इस चैनल पे नहीं, मतलब इस फोल्डर पे नहीं मिलेगा, वो इस फोल्डर पे नहीं मिलता बेटा। अच्छा, ओ SO3H की जगह SO4 कर दिया है। लो यार, अभी चेंज कर देते हैं, SO3H की जगह SO4 कर देते हैं। तो जरा ये देखो, कब कब कौन कौन बनेगा ये ध्यान रखना, है ना। कब कब कौन कौन बनेगा ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो देखो, ये भी एक ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये भी क्या है, ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आप चाहें तो एक और कर सकते हैं, देखो एक और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड से। ये किससे है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से ईथर। अब देखो एल्काइल हैलाइड से ईथर कैसे बनाओगे ये बताता हूं। देखिए बच्चों, यदि आपने Ag2O लिया तो Ag2O दो तरह का है। यदि ये ड्राई Ag2 है, मतलब इसमें पानी आनी नहीं है, Ag2O ड्राई है। और यदि ये मॉइस्चर वाला Ag2O है, मॉइस्चर के साथ Ag2O है, या पानी के साथ Ag2O है, इक्वस है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो ये पानी और उससे रिएक्शन करके ऐसा हो जाता है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल ये बनता है। इसका न्यूक्लियोफाइल फिर कौन बनता है, OH निगेटिव, तो फिर OH लग जाता है। मगर जब ये ड्राई रहता है तो इसका न्यूक्लियोफाइल बनता है O निगेटिव। ये देखो, तो अब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि इससे कराते हो Ag2O, और ये पानी नहीं है, ड्राई है ना, मतलब इसमें कोई पानी नहीं है, तो बेटा ये ROR ईथर बनाता है। और यदि इसमें इक्वस है, पानी है, मॉइस्चर है, तो फिर वो अल्कोहल बनाता है। ये देखो, क्यों, फिर न्यूक्लियोफाइल हमारा ऑक्सीजन होता है और दो एल्काइल हैलाइड पे अटैक होता है। क्यों, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है ना, तो ऑक्सीजन पहले अटैक करके ये बनाता है ROAG, फिर अटैक होता है ROR बना देता है। ऐसे एक अटैक पर ROAG, एक अटैक पर ROR। और जब वाटर अटैच होता है या मॉइस्चर होता है तो Ag2O रिएक्शन करके AgOH बना देता है, तो OH न्यूक्लियोफाइल होता है। OH न्यूक्लियोफाइल होता है तो एक ही बार में अल्कोहल आ जाता है, एक ही बार में अल्कोहल आ जाता है। तो अल्काइल हैलाइड से भी ईथर ऐसे बना सकते हो। अब देखो बच्चों, अब ईथर तो हम लोगों ने बहुत बना लिया, अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कि यार इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो जरा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं। एक बार मुझे टाइम बताना कि कितनी बड़ी रिएक्शन उठाई जा सकती है।
तो जब भी मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले क्या बताता हूं, मॉलिक्यूल के नेचर के बारे में। अब इसका नेचर क्या है जरा चेक करो, आर ओ आर, ये नेचर है। अब देखो इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। लोन पेयर होने की वजह से ये क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रल है ना, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। एक प्रॉपर्टी तो इसके पास ये है, क्यों, इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है, अरे भाई O2 की जगह O लिख दिया है, O2 कहां लिखना था, अरे प्रभु जरा गौर से देखो, मैं ये बता रहा हूं कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होगा, ये ऐसे है Ag2O ऐसे है, तो एक बार जब अटैक करोगे तो एक Ag अलग होगा, एक बार और अटैक होगा तो दो Ag अलग हो जाएंगे। मैं बस इसमें ये लिख रहा हूं कि ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे है ना, O पे डबल निगेटिव लगा लो कि ऑक्सीजन यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब गौर समझो, ये जो है आर, ये बॉन्ड में देखो पोलरिटी है, थोड़ी देर के लिए इसको पहले ब्रेक कर देता हूं, सारे बच्चे समझेंगे जरा। इस बॉन्ड में पोलरिटी है, क्यों, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, मगर प्रॉब्लम यह है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, पुअर क्या, पुअर लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा ही नहीं, ये निकलेगा ही नहीं। यहां पे पोलरिटी तो है, क्यों, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो पोलर है, मगर प्रॉब्लम है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, निकलेगा ही नहीं। जब OH पुअर लिविंग ग्रुप था तो यार ये तो और ज्यादा पुअर लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा ही नहीं। अब यदि इसको निकालना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसे बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले OR डैश को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना होगा, तब लीव होगा, तब जाके ये कहीं लीव होगा, नहीं तो लीव ही नहीं होगा। बस इतनी प्रॉपर्टी है बेचारे के पास, और कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। हाइड्रोजन है नहीं, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एल्काइल, एल्केन वैसे ही अनरिएक्टिव होते हैं, एल्केन की कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन की आपने, कोई नहीं की। तो यार ईथर के पास कुछ होता ही नहीं है, लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब दोनों तरफ आर लगा है तो OR हमारा पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। यदि कोई रिएक्शन करानी है तो पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं लीव होगा, नहीं तो लीव ही नहीं होगा। अब गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कैसे कराओगे, जैसे ही इस पे प्रोटॉन डालोगे, जैसे ही इस पे प्रोटॉन डालोगे, ये देखो, तो ये अल्कोहल बन गया। अल्कोहल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अल्कोहल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। तो हम प्रोटॉन डालेंगे तब ये गुड लिविंग ग्रुप बन सकता है, ये देखो है। और यदि गुड लिविंग ग्रुप बन गया तो बैक से अटैक पॉसिबल हो जाएगा, बैक से अटैक पॉसिबल हो जाएगा। तो ये है बेसिक नेचर, या ये है इसकी प्रॉपर्टी, किसकी, ये देखो, इसके पास सिर्फ इतना नेचर है और कुछ नहीं है यार, और कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, कैसे रिएक्शन करें। इसी वजह से ईथर की ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ते हो, रिएक्शन करने के लिए ज्यादा चीजें ही नहीं है, इसीलिए ईथर की इतनी रिएक्शन नहीं है। तो चलो कुछ रिएक्शन पढ़ा देता हूं, मतलब कुछ क्या, मतलब जो है वो पढ़ा देता हूं, है ना। तो सबसे पहले देखो, आज पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं, आज पढ़ाएं कि कल, हाँ बहुत हो गया। अच्छा चलो कल ईथर खत्म हो जाएगा,
कल ईथर आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस, कल ईथर खत्म हो जाएगा, कल कर देंगे खत्म। अच्छा सभी बच्चे, आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होना है शाम को, मगर आज स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ शॉर्ट या कोई वीडियो डालूंगा, उसको आप बहुत अच्छे से जरूर देखिएगा। कल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा वाईटी पे, कल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा वाईटी पे, आज से नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। हाँ, आज टीजर पड़ जाएगा, कल से शायद ये परसों फ्राइडे या सैटरडे से क्लास होगी, आज टीजर पड़ेगा, देख लीजिएगा एक बार। फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की एक साथ पढ़ाऊंगा कल। फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की एक साथ पढ़ाऊंगा, जैसे कंपेयर कर पाओ, ठीक है। बाय बाय, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय।